हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 2 का यूनिट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हमारे लास्ट क्लासेस में, ठीक है। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा यूनिट 2। यूनिट 2 क्या है आपका? डीकोलोनाइजेशन एंड आफ्टर, मतलब विउपनिवेशीकरण और उसके बाद, है ना। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। छोटा सा यूनिट है, कोशिश रहेगी कि आज की क्लास में ये पूरा यूनिट कवर हो जाए, बट स्टिल अगर कुछ छूट जाता है, कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं तो उनको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वैसे मोस्ट चांस है कि आज की क्लास में हमारा ये यूनिट जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कि डीकोलोनाइजेशन होता क्या है और इसके कितने कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में मैंने पूरे क्लासेस को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो उसको मैंने हिंदी में भी उसकी मीनिंग आपको समझा रखी है, राइट। तो अगर कुछ डाउट रहे लास्ट क्लासेस में तो आप कमेंट बॉक्स वगैरह में या फिर टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हमारी आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि डीकोलोनाइजेशन जो है वो होता क्या है। तो देखिए, ये जो डीकोलोनाइजेशन वर्ड है ये बेसिकली फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था 1836 में। एक जर्मन के बहुत ही बड़े इकोनॉमिक्स हैं, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और उनका नाम है मॉरिट जूलियस बोन। उन्होंने यूज़ किया था इस वर्ड को इंटरवॉर पीरियड जब चल रहा था ना, उसी टाइम पे, ठीक है। इस वर्ड का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन है, बिकॉज इट इज़ स्पेशली यूज टू अंडरस्टैंड द डिसोल्यूशन, डिसइंटेग्रेशन, कोलैप्स ऑफ कॉलोनियल रूल इन एशियन एंड अफ्रीकन नेशन। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्ड है ये बेसिकली एशियाई और अफ्रीकी देश जो थे वहाँ पे औपनिवेशिक शासन जब टूट गया था, विघटित हो गया था, उसका पतन हो गया था औपनिवेशिक शासन का, तो उसी चीज़ को समझने के लिए ये एक वर्ड दिया गया पर्टिकुलर, जिसको बोलते हैं डीकोलोनाइजेशन, मतलब विउपनिवेशीकरण। क्लियर है आप लोगों को? अब सिंपल लैंग्वेज में अगर आप लोग समझोगे तो ये जो डीकोलोनाइजेशन है ये बेसिकली वहाँ के जो कॉलोनियल पावर वगैरह थे उनके हाथों से जितनी भी लीगल अथॉरिटी थी, टेरिटोरियल कंट्रोल था, इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल था, इन सबको अपने हाथ में लिया गया। क्लियर है? इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड डीकोलोनाइजेशन एज अ प्रोसेस गेन्ड मोटिवेशंस फ्रॉम द नैरेटिव वैल्यू लाइक नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, ऑलराइट। एंड डीकोलोनाइजेशन जो था ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद ही इसने जो अपनी एक्चुअल स्पीड है वो पकड़ ली थी। इसके पीछे का जो मेन रीज़न है ना वो यूएन है, क्योंकि यूएन के जो मेंबरशिप थी वो बेसिकली 1945 में आप देखोगे तो ओनली 51 मेंबर्स थे उसमें, लेकिन वहीं 1965 में जब आप देखोगे तो वो 51 से लेके सीधे 117 तक पहुंच गए थे। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि यूएन जो था, यूएसए वगैरह जो है वो बेसिकली डीकोलोनाइजेशन को सपोर्ट करते थे, तो जब उनके मेंबर्स में रैपिड इंक्रीमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी जो थॉट है, जो अदर कंट्रीज जिससे इन्फ्लुएंस हो रही है उसमें भी इंक्रीमेंट आएगा। तो इसी वजह से जो डीकोलोनाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था, उसने भी अपनी एक रैपिड स्पीड पकड़ ली थी। क्लियर है? फिर भी वन नीड द अंडरस्टैंड दैट डीकोलोनाइजेशन इज़ मल्टी लेयर प्रोसेस। ये जो था ये एक मल्टी लेयर प्रोसेस है इन विच डिस्पाइट द टेरिटोरियल इंडिपेंडेंस हैविंग बीन डिक्लेयर्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम स्टिल रिमेन, मतलब जो बौद्धिक समस्याएं थी, जो बौद्धिक प्रॉब्लम्स थी वो अभी भी रहती थी। क्लियर है? अब हम ये जानेंगे कि डीकोलोनाइजेशन जो है वो बेसिकली स्टार्ट कब हुआ था। तो देखिए, जो कॉलोनियल पावर जो थे उनको बहुत ज़्यादा, बहुत हैवी रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा था, मतलब प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था जो औपनिवेशिक लोग थे उनके थ्रू। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख पा रहे होगे, डच हार गई थी ईस्ट इंडिया से इन 1949, ब्रिटिश ने भी इंडिया छोड़ दिया था 1947 में, और वहीं 1954 में जो है डायन बेनफ्यू में मिलिट्री हार का सामना करना पड़ा था फ्रांस को। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप समझ पा रहे होंगे कि बेसिकली जो कॉलोनियल पावर जो थे उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब मुँह की खानी पड़ रही थी उस टाइम पे, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ तो। एंड डीकोलोनाइजेशन को एक बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट मोमेंट माना गया, एक बहुत ही ज़्यादा हिंसक मामला माना गया था,
इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। जैसे आप देख पा रहे होगे 20th सेंचुरी में क्या हुआ था, इंडिया का विभाजन हो गया था, पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। उसके बाद अल्जेरियन वॉर हुआ था 1954 से लेके 1962 के बीच में, है ना। उसके बाद ही इंडो चाइना वॉर हुआ था 1946 से 1954 के बीच में। इसी तरह से और भी आप देखोगे इंडोनेशिया वॉर भी हुआ था 1945 से 1949 में, कोरियन वॉर हुआ था 1950 से 1953 में, और भी बहुत सारे ऐसे वॉर हुए थे जिसकी वजह से डीकोलोनाइजेशन को बेसिकली बहुत ज़्यादा एक आक्रामक माना जाता है, मतलब हिंसक माना जाता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा हिंसा हुई थी। क्लियर है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अल्जेरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब अल्जेरियन वॉर जो हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए, वो क्या था, क्यों हुआ था, और क्या भूमिका थी इसकी डीकोलोनाइजेशन में। तो देखो, जो डीकोलोनाइजेशन है ना, इसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया था अल्जेरियन वॉर में। अल्जेरिया के इंडिपेंडेंस के लिए इसकी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका थी। बेसिकली एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल कॉन्फ्लिक्ट रहा था रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन। क्लियर है। अब इसमें हुआ क्या कि 1830 में फ्रांस ने ऑक्यूपाई कर लिया अल्जेरिया को। अब इसको ऑक्यूपाई करने के पीछे ना फ्रांस का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मतलब माइंड उसने लगाया कि इसको अगर हम ऑक्यूपाई कर लेंगे तो जो तुर्की एम्पायर है ना, उसको हम ईज़िली ऑक्यूपाई कर पाएंगे, मतलब उस पर हम ईज़िली शासन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अल्जेरिया को अपने कब्जे में ले लिया। और जब फ्रांस ने अल्जेरिया पे कब्जा कर लिया तो उसके बाद धीरे धीरे फ्रांस के लोग भी अल्जेरिया में जाके सेटल होने लग गए। जैसे कि आप यहाँ पढ़ भी पा रहे होगे, है ना, इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे आप कि वो लोग जाके वहाँ पे धीरे धीरे सेटल होने लग गए। ठीक है, जब वो वहाँ जाके सेटल होने लग गए तो यहाँ फ्रांस के जो रूलर्स वगैरह थे, उन्होंने क्या किया, उनको प्रॉपर जो फ्रांस के लोग थे उनको पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स तो प्रोवाइड कर दिए, लेकिन जो एक्चुअल में अल्जेरिया के पीपल्स थे उनके साथ बहुत ही अलग बिहेव किया जाने लगा। उनको वो सारी फैसिलिटी नहीं दी जा रही थी। आप खुद ही सोचो, आप एक कंट्री में रह रहे हो, बेसिकली वो कंट्री आपकी है, और आप ही की कंट्री में आप ही को किसी तरह का राइट नहीं है, कोई सिविल राइट नहीं है, कोई पॉलिटिकल राइट नहीं है, आप कुछ बोल नहीं सकते हो, तो आपको कैसा फील होगा, है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बाद में लोगों ने क्या किया, ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि अल्जेरिया में क्या था, अलग अलग टाइप के लोग रहते थे, अलग अलग कल्चर फॉलो करते थे, है ना, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स थे यहाँ पे लोग। तो इस वजह से वो अपने अकॉर्डिंग उन्होंने ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया। किस किस टाइप के लोग रहते थे पहले तो ये देख लो यहाँ पे। तो जो बर्बर हो गया आपका, अरब के लोग भी रहते थे, तुर्क वगैरह के लोग भी यहाँ पे रहते थे। तो इसीलिए इन सब का कल्चर जो था, इन सब की सोच जो थी, वो अलग अलग थी। ऐसे में बाद में क्या हुआ, 1930 के आसपास एक 3 ग्रुप बन गया। बेसिकली मेन 3 ग्रुप्स बने जो कि अपने इंडिपेंडेंस के लिए फ़ाइट कर रहे थे। हर कोई चाह रहा था कि वो अपने रीजन को, अपने स्टेट को जो फ्रांस के कब्जे से आज़ाद करवा सके। इसके लिए 1930 में 3 मेन ग्रुप बन गए थे। सबसे पहला ग्रुप जो था उसको कौन लीड कर रहा था, उसको लीड कर रहे थे मिसाली हल। ये किस चीज़ को लेके फ़ाइट कर रहे थे, तो ये बेसिकली जो मोरक्को हो गया आपका, उसके बाद यूनिसिया हो गया आपका, अल्जेरिया हो गया, फ्रांस जो रूल कर रहा था इन तीनों पे। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप था वो चाह रहा था कि मैं इन तीनों रीजन्स को फ्रांस के रूल से इसको फ्री करवाया जा सके। दूसरा ग्रुप जो था वो बेसिकली अल्जेरिया के जो देसी लोग थे ना, उन्होंने अपने आपस में बना लिया था। वो क्या सोच रहे थे कि जो फ्रांस का जो कल्चर है धीरे धीरे अल्जेरिया के लोग अपनाते जा रहे थे, क्योंकि मैंने भी बताया था आपको कि अल्जेरिया में फ्रांस के बहुत सारे लोग धीरे धीरे आके बस गए थे। तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो फ्रांस का कल्चर यहाँ पे धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, वो हमारे संस्कृति के लिए, मतलब हमारे कल्चर के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, तो वो इसको क्या समझते थे, एज अ थ्रेट मानते थे, और वो यहाँ पे यूरोपियन कल्चर जो है उसको डेवलप करना चाह रहे थे, तो उसके लिए वो फाइट कर रहे थे। एंड थर्ड ग्रुप जो था, ये फरहत अब्बास जो थे वो लीड कर रहे थे। इनका मानना था कि अगर फ्रांस हमें लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, फ्रीडमनेस एंड ऑल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसके कल्चर को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। इनका कहना था कि अल्जेरिया में अगर फ्रांस के लोग हैं और अगर वो जो हमारा मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम धर्म जो है उसको अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस्लाम रीजन एक्सेप्ट कर ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस धर्म को भी अपना लेंगे, इस कल्चर को भी अपना लेंगे, क्योंकि आपके पास फ्रीडम है इसको एक्सेप्ट करने की। ठीक है, बट जो मेन प्रॉब्लम थी ना वो कहाँ से स्टार्ट हुई,
एंड जब वर्ल्ड वॉर टू से ये निकले उसके बाद जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ गई, इनको और ज़्यादा ये चीज़ें फेस करनी पड़ी क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे वगैरह इनके खर्च हो गए। तो इसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी और ज़्यादा वीक पड़ गई थी जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हो गया था। और इसका रिज़ल्ट क्या निकला कि 1945 मई में जो एक वहाँ का शहर था, बेसिकली सेटिफ नाम था शहर का, उसमें फिर दोबारा से लड़ाई हो गई। ठीक है। बाद में क्या हुआ, बाद में जब फ्रांस जो था उसने जब मना कर दिया कि नहीं, हम आपको फ्रीडम प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग तो चाह रहे थे कि हमें फ्रीडम चाहिए, हम बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारे ही कंट्री में आप हमारे साथ ही भेदभाव कर रहे हो। तो इस चीज़ को अब बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा उस टाइम पे, क्योंकि फ्रांस जो था वो और ज़्यादा वीक हो गया था। तो इसकी वजह से ये अब इस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे अल्जीरिया वाले लोग। ये चाह रहे थे कि अभी ऑलरेडी वीक है तो इसको और प्रेशराइज़ करके हम अपनी आज़ादी जो है वो इससे छीन लेते हैं। ठीक है। लेकिन जब फ्रांस ने इस चीज़ से बिल्कुल ही मना कर दिया, उसके बाद ये जो वॉर थी ये और आगे बढ़ गई। राइट। तो अब हम पढ़ेंगे द ग्रोथ ऑफ वॉयलेंस, कैसे जो हिंसा थी उसमें कैसे वृद्धि हुई। तो कई समूह बने जो अल्जीरिया को फ्रांसीसी पावर में मुक्त करना चाहते थे। मतलब जो फ्रांस के लोग थे वहाँ पे जो रूल कर रहे थे, बेसिकली वो लोग चाह रहे थे कि हम फ्रांस रूल से अपने आप को फ्री करवा सके, अपने आप को इन द सेंस अल्जीरिया को जो है वो फ्री करवा सके। इसके लिए बहुत सारे ग्रुप्स बनाए गए थे उस टाइम पे। राइट। और जो कुछ मेन ग्रुप्स बने थे उसके नेम भी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है। तो इन ग्रुप्स को भी आप मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स में जब आप नोट्स बनाएंगे। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप जो था वो था MTLD। MTLD का फुल फॉर्म क्या है? मोमेंट pour le triomphé des libertés, जो कि बेसिकली डेमोक्रेटिक्स थे। राइट। उसके बाद कुछ ऐसे थे जिन्होंने नेशनल पार्टी ऑर्गेनाइज की पार्लियामेंट अंडरग्राउंड के लिए, और जिसको नाम दिया गया था ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल। ये आप पढ़ पा रहे होगे, OS। ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे ही और भी ग्रुप्स यहाँ पे बनाए गए थे, जैसे कि दूसरा ग्रुप बनाया गया जिसको बोला गया क्रूआ, CRUA। इसका फुल फॉर्म है, नोट डाउन करते हुए चलिएगा, कमाइट रेवोल्यूशनरी फॉर वन यूनाइटेड वन एक्शन। ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। फिर इसके बाद ALN भी बना। ठीक है। ये लिबरेशन वगैरह से रिलेट करता है, तो ये भी आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। इसका था आर्मी दे लिबरेशन नेशनल, है ना, ALN। तो इसको भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा आप लोग। तो ये जो अलग अलग ग्रुप्स ये लोग बना रहे थे, इनका मेन पर्पस क्या था? इनका मेन पर्पस था कि ये सब आपस में मिल जाए, अलग अलग पार्ट्स जो हैं, अलग अलग पावर जो है ग्रुप के, वो सब आपस में मिल जाए और अल्जीरिया को फ्री करवाने के लिए हम वॉर स्टार्ट कर दें। किसके खिलाफ? तो फ्रांस के खिलाफ, क्योंकि फ्रांस वहाँ पे रूल कर रहा था और अल्जीरिया के जो बेसिक लोग थे, जो मतलब वहाँ के देसी लोग थे, उनको ही वो सिविल राइट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। तो इसके अगेंस्ट इन लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग सब आपस में मिलके और फ्रांस के खिलाफ हम युद्ध करेंगे और फिर हम जीत के अपना फ्रीडम जो है वो हासिल करेंगे। और यही सोच रखते हुए 1 नवंबर 1954 में इन लोगों ने 30 जगहों को टारगेट किया टोटल, है ना। 30 अटैक्स किए इन्होंने, जिसमें कि मेनली जो पुराने पुलिस स्टेशन वगैरह थे वहाँ के, जो सर्वेंट वगैरह थे वहाँ पे फ्रांस के, और जो उनके ऑफिशियल्स वगैरह थे, जो बड़े बड़े अधिकारी वगैरह थे, उन लोगों को इन्होंने टारगेट किया। ठीक है। फाइनली इसी तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट था ये चलता रहा और जुलाई 1962 में जाके ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म हुआ। दिस कॉन्फ्लिक्ट कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन वेयर 500,000 पीपल डाइड। मतलब समझ रहे हो आप लोग, 5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे मारे गए थे इन लड़ाई झगड़ों की वजह से। ठीक है। एंड एट द एंड क्या हुआ, जो यूरोपियन वगैरह थे उनको वहीं पे सेटल होना पड़ा और लास्ट में वहाँ पे अल्जीरिया का और आधुनिक फ्रांस, मतलब मॉडर्न फ्रांस का वहाँ पे निर्माण हो गया। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद इन्होंने क्या किया, मतलब 1957 में जो ALN ग्रुप था इसने अटैक कर दिया। किस पे अटैक कर दिया? तो मिसाइली हद का जो ग्रुप था उस टाइम पे, उन पे अटैक कर दिया इन लोगों ने, जिससे कि फिर से सबके जो अलग अलग ग्रुप्स थे सबके माइंड में आ गया कि फिर से लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो रहे हैं, चलो आओ हम भी इसमें कूद पड़ते हैं। तो ऐसे फिर लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई, फिर और ग्रुप्स बनते गए एंड इसी तरह का एक ग्रुप बना 1960 के बाद, जिसका नाम दिया गया बेसिकली OAS। ये जो OAS ग्रुप था ये फ्रांस को सपोर्ट करता था। इसका कहना था कि हम लोग बहुत खुश हैं, अल्जीरिया अगर फ्रांस का एक पार्ट है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन
अदर ग्रुप्स जो थे लाइक FLN एक्सेट्रा, इनको प्रॉब्लम थी, ये फ्रांस का पार्ट नहीं रहना चाहते थे, है ना। तो ये दोनों आपस में आमने सामने उतर गए लड़ाई में, ठीक है। ये लड़ाई कुछ टाइम तक ऐसे ही चलती रही। बाद में जो बहुत से यूरोपियंस थे उन्होंने अल्जीरिया ही छोड़ दिया और फाइनली लास्ट में ऑन 1 जुलाई 1962 अल्जीरिया को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया गया। क्लियर है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डीकोलोनाइजेशन है इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है अल्जीरियन वॉर, क्योंकि इसमें आप देख पाए होगे, अभी तक समझ पाए होगे कि कैसे क्या क्या हुआ। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी जो अल्जीरिया है वो वॉर फ्री नहीं हुआ, उसमें स्टिल अभी भी बहुत से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। जब ये वॉर ख़त्म हो गया, अल्जीरिया को इंडिपेंडेंस मिल गया, उसके बाद इकोनॉमिकली जो अल्जीरिया है उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई और बाद में धीरे धीरे लोग जो है वो अल्जीरिया छोड़ के फ्रांस जाने लग गए, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक तो हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है, डीकोलोनाइजेशन हमारा ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे पोस्ट डीकोलोनाइजेशन फेज, मतलब डीकोलोनाइजेशन ख़त्म होने के बाद क्या क्या हुआ। डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस के बाद भी बहुत से ऐसे जगह थे, बहुत से ऐसी कॉलोनी थी जहाँ पे उस टाइम पे भी जो इंडिपेंडेंट होने के बाद भी वो स्टेट ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो चुका था, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो माइंडसेट है वो पहले वाला ही था। तो इन्हीं सब चीज़ों को जो स्कॉलर्स हैं वो बेसिकली उन्होंने इसको दो पार्टों में डिवाइड किया है, जिसको उन्होंने बोला है पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड नियो कॉलोनियलिज्म। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? तो हिंदी मीनिंग है इसका कि उपनिवेशवाद के बाद और नव उपनिवेशवाद, ठीक है। तो इसको हम हमारे दो ही टॉपिक सब रह जाते हैं, ठीक है। पहले हम ये पढ़ेंगे पोस्ट कॉलोनियलिज्म और उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में नियो कॉलोनियलिज्म, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बात आती है हमारी कि जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म था, मतलब उपनिवेशवाद के बाद का जो प्रोसेस था वो क्या था। तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जब भी बहुत से लोग, बहुत से ग्रुप्स किसी लड़ाई में उतर जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उस कंट्री की हालत क्या होगी, आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ख़राब हो जाएगी, मिलिट्री कंडीशन बहुत ख़राब हो जाएगी, मिलिट्री बहुत कम बच जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका माइंडसेट पहले वाला ही होगा, जो पहले वाली चीज़ों को ही फॉलो कर रहे होंगे, है ना। तो ये सारा चीज़ इसमें था। तो ये कुछ छोटा सा ही पैराग्राफ है, इसमें कुछ खास ऐसा बताया हुआ नहीं है, आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हो, कुछ खास ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें, ठीक है। बस इसमें एक लाइन इम्पॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को नोट डाउन करवाना चाहूँगी। यहाँ पे एक फ्रेंच फैनन थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जो डीकोलोनाइजेशन है उसको दो टाइप्स में बांटा जा सकता है, ट्रू डीकोलोनाइजेशन और फॉल्स डीकोलोनाइजेशन। तो ये क्या होता है? तो देखिए, जो फ्रेंच फैनन है ये कहते हैं कि ट्रू डीकोलोनाइजेशन मीन गेटिंग रिड ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ कॉलोनियल प्रेजेंस, मतलब कि जितने भी इसको हिंदी में बोलते हैं कि उपनिवेश जो था उसकी उपस्थिति ना हो, मतलब उससे हर तरह से छुटकारा पा लेना, एक सच्चा डीकोलोनाइजेशन कहलाता है। लेकिन अगर हम फॉल्स डीकोलोनाइजेशन की बात करेंगे, झूठे डीकोलोनाइजेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉल्स डीकोलोनाइजेशन मीन्ड that even though it appeared that colonial power has left the colonies, मतलब उन्होंने जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थी उन्होंने जो कॉलोनीज है उसको छोड़ दिया है, but yet they manifest themselves in invisible form, मतलब वो कहीं ना कहीं से इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको इसका मतलब समझ में आया। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो डीकोलोनाइजेशन जो है, असलियत में डीकोलोनाइजेशन का मतलब है जो होना चाहिए कि हर तरह से जो कॉलोनियल पावर थे उनसे छुटकारा पाना। लेकिन अगर आपने इंडिपेंडेंस हासिल कर भी लिया और उसके बाद भी कहीं ना कहीं से वो लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं या फिर वहाँ के लोगों को किसी भी तरह से अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो वो एक्चुअल में डीकोलोनाइजेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यही सारी बातें इसमें बताई गई है, इसको आप लोग चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, राइट। अब हम पढ़ लेते हैं नियो कॉलोनियलिज्म, मतलब नव उपनिवेशीकरण, ठीक है। तो नव उपनिवेशीकरण की जो अवधारणा है उस स्थिति को निरूपित करती है जहाँ विउपनिवेशीकरण मतलब डीकोलोनाइजेशन के बाद भी औपनिवेशिक शक्तियों का नियंत्रण अप्रत्यक्ष तरीके से पूर्व उपनिवेशों पर हावी है। तो कहने का मतलब ये है कि डीकोलोनाइजेशन होने के बाद भी
जो पहले के लोग थे, जो कॉलोनियल पावर थी उस टाइम की, वो स्टिल इनडायरेक्ट वे से अगर कंट्रोल कर रही है वहाँ के लोगों को, तो इसको बोला गया है यहाँ पे नियो कॉलोनियलिज्म। क्लियर है? अब ये जो वर्ड है हमारा नियो कॉलोनियलिज्म, ये बेसिकली यूज़ किया गया था इम्पीरियलिज्म, मतलब कि जो साम्राज्यवाद होता है उसके लास्ट स्टेज को डिनोट करने के लिए। क्लियर है? किसने यूज़ किया था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली एक बहुत फेमस स्कॉलर्स हैं जिनका नाम है क्वामे नेक्रुमो। इन्होंने यूज़ किया था इस वर्ड को, किस वर्ड को, नियो कॉलोनियलिज्म को। और किस चीज़ को डिनोट करने के लिए, तो लास्ट फेज ऑफ इम्पीरियलिज्म, मतलब साम्राज्यवाद के अंतिम चरण को डिनोट करने के लिए इस वर्ड का यूज़ किया गया था। ठीक है? वर्ड क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी इनडायरेक्टली अगर, मतलब कोई भी कॉलोनियल पावर जो है अगर इनडायरेक्टली एक इंडिपेंडेंट स्टेट को अभी भी कंट्रोल कर रहा हो किसी भी इनडायरेक्ट वे में, तो उसको बोलेंगे नियो कॉलोनियलिज्म। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया हुआ है कि बेल्जियम ने एक उनका ग्रुप था, उसकी हेल्प से कॉन्गो में 70% जो इकोनॉमिक थी वहाँ की, उस इकोनॉमिक को उन्होंने कंट्रोल किया इनडायरेक्ट वे में एक ग्रुप की हेल्प से। ठीक है? तो इससे आप समझ सकते हो। बाकी इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन टॉपिक था वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है? तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, कुछ पूछना नहीं होगा, बट स्टिल कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं। अगर मैं बिज़ी रहूँगी तो हो सकता है रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, बट हाँ, अगर आप कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट करते हैं तो उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हो सकता है टेलीग्राम पे थोड़ा सा टाइम लग जाए रिप्लाई करने में, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो कंटिन्यू मैसेज करते रहते हैं किसी ना किसी टॉपिक। ठीक है? अब आज का एक क्वेश्चन भी मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, उसका आंसर आप लोगों को बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं देखती हूँ कितने स्टूडेंट जो हैं वो ध्यान से पूरी क्लास देखते हैं और क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ठीक है? तो याद से आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है। आपका आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नियो कॉलोनियलिज्म वॉज डिस्क्राइब्ड एज लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म बाय whom, मतलब साम्राज्यवाद जो है जिसको नियो कॉलोनियलिज्म के लिए लास्ट स्टेज बताया गया, किसके द्वारा बताया गया। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 जोसेफ ब्रोज टिटो, ऑप्शन नंबर बी क्वामे क्रुम्प, ऑप्शन नंबर सी कमाल अब्दुल नासिर, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इन चारों में से आपको जो सही आंसर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। आई होप आप सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ज़रूर करेंगे। बाकी इसके अलावा भी अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। और इस क्लास को ध्यान से देखिएगा पूरा अच्छे से, ताकि समझ में आए, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर है आप लोगों के एग्ज़ाम्स अभी तक के अपडेट के अकॉर्डिंग। आप सबको पता ही होगा कि जून में आप लोगों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। 4 जून से बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हैं। तो आप सभी अपनी स्टडी पे अच्छे से फोकस कीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास की तरफ कि नेक्स्ट क्लास में हमें क्या पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल मूवमेंट नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है? ये हमारी नेक्स्ट क्लास होगी यूनिट 3। तो नेक्स्ट क्लास का जो भी रहेगा मैं आप लोगों को जल्दी ही वो भी प्रोवाइड कर दूँगी। कोशिश रहेगी कि सैटरडे तक आपको आपकी नेक्स्ट क्लास भी मिल जाए। सो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी कुछ पूछना रहे तो एज आई टोल्ड यू आप पूछ सकते हैं मेरे से। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल गाइज।